हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लोथरा। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 के अंदर हमें जीपी दे रखा है, तो हमें सबसे पहले जीपी समझना है, उसके बाद हम ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैंने आपको एपी समझाया था एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 में। एक्सरसाइज 8.3 में हमें यहाँ पे जीपी दे रखा है जिसकी फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो, अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच द रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं एग्जांपल सबको समझाऊं तो मैंने यहाँ पे लिखा 2, 6, 18 एंड 54। अब ये जो हमारे इसके जो टर्म्स मैंने लिखे हैं, ये जो कंसेक्यूटिव हमारे क्या हैं? टर्म्स हैं। अब इन कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर जो हमारी आप रेशो देखोगे ना, वो क्या आएगी? आपकी सेम आएगी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसकी जो रेशियो है इस कंसेक्यूटिव टर्म में वो हमारी सेम होती है। कैसे? जैसे कि अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूं तो 6/2, 18 को मैं 6 से डिवाइड करूं और 54 को मैं 18 से डिवाइड करूं, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको जो है हमेशा क्या मिलेगा? यहाँ पर 3 मिलेगा। इसको भी डिवाइड करोगे तब भी आपका 3 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तब भी आपका 3 आएगा और इसको डिवाइड करोगे तब भी आपका क्या आएगा? 3 आएगा। तो आप देख रहे हो हमें तीनों के अंदर जो है वो क्या मिली है? हमारी रेशो जो है वो तीनों में 3 आई है। ठीक है? तो आपको जो हमारा ये जीपी है इसमें आपको यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है आपकी रेशो और दूसरा आपका फर्स्ट टर्म, क्योंकि जब हमें जीपी के अंदर हमें nth टर्म निकालने के लिए बोला जाता है तो उसके अंदर हमारा एक जो है फॉर्मूला लगता है। तो उस फॉर्मूला के अंदर जैसे कि आपको कोई भी टर्म निकालने के लिए बोला जा सकता है, 12th टर्म, 10th टर्म, 50th टर्म, कोई भी टर्म आपको बोल सकते हैं निकालने के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे ए एन इक्वल्स ए इंटू आर n-1। ठीक है? अब हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब ए की जगह पे तो ए आएगा, एन की जगह पे क्या आएगा? जो भी आपको टर्म निकालनी है, अगर फिफ्थ टर्म निकालनी है तो आप एन की जगह पे फिफ्थ लिखोगे और आर की जगह पे क्या आएगा? आपका रेशो। जैसे कि हमारी इसकी कॉमन रेशो क्या है? 3। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके अब हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने आपको थोड़ा-सा ही आपको इसको समझाया है कि मेन आपको समझ में आ जाए कि जीपी जो है वो क्या है। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी विद कॉमन रेशियो टू हुज 8th टर्म इज 192। अब हमें इसमें कौन सी टर्म पता करनी है? 12th टर्म पता करनी है। कॉमन रेशियो क्या है? 2 है और 8th टर्म इन्होंने हमें यहाँ पर दे रखी है। जो कॉमन रेशियो है पहले हम वो लिख लेंगे और 8th टर्म हमें यहाँ पे क्या दे रखी है? 192 दे रखी है। तो देखो यहाँ पे जो है अगर मैं ये लिखती हूँ कि AR7, A8 की जगह मैंने लिखा AR7 इक्वल 192, तो आपको लगेगा कि ये AR7 क्यों लिखा है A8 की जगह। अब यहाँ पे देखो A8 इक्वल्स है हमारा AR7, ये कैसे है? देखो अब A8 क्या है? हमारा nth है, nth टर्म है। अब nth टर्म किसके इक्वल होती है? A इंटू आर n-1। अभी मैंने आपको बताया था ये इसके इक्वल होती है। तो अगर मैं n की जगह पे यहाँ पे A8 लिखूंगी तो यहाँ पर A इंटू आर, यहाँ पे 8 माइनस क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है? तो यहाँ पर A8 किसके इक्वल आ गया? A इंटू आर को मल्टीप्लाई करूंगी तो AR, इन दोनों को माइनस करूंगी तो 7। तो यहाँ पर हम A8 की जगह पर AR7 यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है? तो अब आगे इसको आपने नहीं लिखना है। अब देखो अब यहाँ पर जो A है हमारा वो हमें अभी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो R है हमें पता है कि वो कॉमन जो यहाँ पे इन्होंने रेशो दे रखी है वो हमारी 2 है और यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे 192। तो हमें यहाँ पर ना 12th टर्म की जो है यहाँ पे 12th टर्म पता करनी है। अगर 12th टर्म पता करनी है तो उसके लिए हमें A और R दोनों ही पता होना चाहिए। अब R तो हमें पता है लेकिन A हमें यहाँ पे नहीं पता, तो पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा? A। और A क्या होता था? A जो होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो हम यहाँ पर जो है A पहले फाइंड करेंगे। 192 अपॉन में 2 कितनी बार? हमारा 7 टाइम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2, 7 टाइम हो गया ये। अब एक एक करके आप इसको 2 से कट कर सकते हो। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर यहाँ से 2 4 जा 2 8 जा 16, फिर यहाँ से आप इसको कट कर सकते हो। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर इसको कट कर सकते हो 12, फिर ये 6,
फिर इससे क्या आ गया हमारे पास 3, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया 3/2। तो यहाँ पर a की क्या वैल्यू हो गई 3/2 हो गई। अब हमारे पास a आ गया, तो अब हम इसमें 12th टर्म की जो है वैल्यू पता कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद है क्या था, a n इक्वल्स a इंटू आर और यहाँ पे n-1 यही था। तो यहाँ पे a n, अब यहाँ पे a हमारा क्या है, a है यहाँ पे हमारा 3/4 है। यहाँ पे कॉमन रेशो क्या है, यहाँ पे हमारी कॉमन रेशो है यहाँ पे हमारी 2। अब यहाँ पे हमें कौन सी टर्म पता करनी है 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 और यहाँ पर हमारा आएगा 12-1। तो a12 इक्वल 3/4 इंटू 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको जब हम माइनस करेंगे 12 में से 1 तो हमारा आ गया 11। यहाँ पे आपका 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे हम जो 12 टर्म पता कर रहे हैं, यहाँ पर जो इसकी पावर 11 है, देखो यहाँ पे ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो जब दोनों हमारे बेस क्या है यहाँ पर सेम है और आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड, यानी कि 2 जो है इससे क्या हो रहा है, ये 2 जो है इस 2 से हमारा डिवाइड हो रहा है। तो बेस सेम हो तो हमारी जो पावर है, अगर ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाती है हमारी माइनस हो जाती है। अब इसकी पावर क्या है, अगर 3/2 है तो इसकी पावर 1 हो गई ना। और यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, ये 2 इस 2 से डिवाइड हो रहा है, इसकी पावर क्या दे रखी है 11 है इसकी पावर। तो जब बेस सेम है तो ये जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे 2 11 -1 हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगी अब हमारे पास 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 2 और इसकी पावर हो जाएगी 10। अब यहाँ पर a12 3 इंटू, अब 2 की पावर 10 है तो इसका मतलब हो गया 1224। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3072 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो 12th टर्म जो पता करना था वो हमारा क्या आ गया यहाँ पर 3072। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ जीपी 5, 25 एंड 125। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में 10th और nth टर्म इस जीपी की हमें पता करनी है। तो उसी तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे पहले हम जीपी का जो सीक्वेंस हमें दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है 5, 25 एंड 125। ठीक है, आगे कॉन्टिन्यूशन में हमें दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ए हमारा है 5 और इसका जो कॉमन रेशो है वो क्या है, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। 25 को 5 से डिवाइड कर लो तो क्या आएगा आपका 5 आएगा। तो यानी कि जो इसका कॉमन रेशो है वो है हमारा यहाँ पर 5। ठीक है, कौन सी टर्म पता करनी है हमें 10th टर्म पता करनी है। तो हमें 10th टर्म पता करनी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AR9 ऐसे लिख सकते हैं ना। अभी आपको मैंने ऊपर समझाया था यहाँ पर, तो बस उसी तरीके से यहाँ पर हम इसको A10 जो है, हमने जो 10th टर्म पता करनी है कि A10 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो A10, अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो 5 है, कॉमन रेशो भी क्या है हमारा 5 है और इसकी पावर क्या हो गई हमारी 9 हो गई। अब इसकी जब पावर 9 हो गई तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो जब दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। जब आपस में मल्टीप्लाई, इसकी पावर 1 है इसकी 9 है तो क्या हो जाएगी पावर हो जाएगी अब हमारी 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 की पावर हो गई 10। तो AN इक्वल्स AR(n-1). तो यहाँ पर हमें जो 10th टर्म की वैल्यू पता करनी थी तो वो हमें मिल गई है 5 की पावर 10। अब इन्होंने हमें कहा था कि nth टर्म है उसकी भी हमें जो है nth टर्म भी जो हमें पता करना है। तो nth टर्म इक्वल्स है AR(n-1). तो यहाँ पे nth टर्म पता करने के लिए a क्या है हमारा 5 और r क्या है हमारा वो भी 5 है, तो n-1। तो AN, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेस सेम है, अब इसकी पावर क्या है 1 है तो क्या हो जाएगा आपस में ये प्लस हो जाएंगे। तो 5 1 प्लस कॉमन आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे जब हम क्या कर रहे हैं, जब दोनों बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही होगा 5 1 प्लस n-1। तो ये इससे हमारा कट जाएगा, +1 से -1 कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा AN, यानी कि nth टर्म हमारी क्या आ गई 5 की पावर हमारी यहाँ पर आ गई n।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा nth टर्म भी आ गया और हमने 10th टर्म भी जो है ऊपर पता कर लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस दे रखा है ना, वो रिकर्सिव रूल से दे रखा है। जैसे T1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। Tn प्लस किसके इक्वल है, 3Tn माइनस 2 के इक्वल है। 4 ग्रेटर देन 1, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 730। अब हमें यहाँ पे रिकर्सिव रूल का जो है सीक्वेंस दे रखा है और हमें यहाँ पे ये पूछा गया है, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बताना है कि जो 730 है वो कौन सी टर्म पर आएगा, कौन से रूल से, रिकर्सिव रूल से। रिकर्सिव रूल मैंने आपको ऊपर 8.1 में भी समझाया था क्या होता है, तो उसी रूल से हम इसको करेंगे। अब रिकर्सिव रूल में क्या होता है कि जब हमें नेक्स्ट टर्म पता करनी होती है ना, तो उसके लिए हमें जो पहले वाली टर्म है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें कोई भी नेक्स्ट टर्म पता करनी है तो हमारे पास उससे पहले वाली टर्म होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा था क्वेश्चन में T1 जो है वो इक्वल है यहाँ पे 2 के। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमें ये दे रखा था कि Tn प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल है, 3Tn माइनस 2 के। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर n है ना वहां पर हमें इसके अंदर एक बार 1 रख के हम रखेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर एक बार 2 रखेंगे। इस तरीके से हम करके चेक करेंगे कि जो 730 है वो हमारा कौन से टर्म पे आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें n की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर जो है Tn प्लस 1, Tn प्लस 1 है तो Tn की जगह पे क्या रख दिया, प्लस 1। अब यहाँ पे n की जगह पे क्या रख दिया, 3T1 माइनस 2 हो गया। तो ये दोनों 1 प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपने जो है आपका यहाँ पर 3 जो हमारा क्या आया, अब जो यहाँ पे हमारा T1 है वो हमारे किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो T1 की जगह पे आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, माइनस क्या आ जाएगा आपका, ये 2। तो आपके पास क्या आ गया, 3 T2, यहाँ पर आपका 3 2 जा 6 माइनस 2 आ गया, माइनस किया तो आपका 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें T2 क्या मिल गया, 4 मिल गया। यहाँ पे T1 क्या था हमारा, यहाँ पे 2 था, और यहाँ पे क्या मिल गया हमें, T2 क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर n की जगह पे जो है वो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब जैसे कि हमें नेक्स्ट टर्म पता करनी है, तो नेक्स्ट टर्म पता करने के लिए जो हमारी पहली टर्म है, यानी कि अब हमें यहाँ पे हम नेक्स्ट टर्म पता कर रहे हैं, तो ये जो हमारी पहली टर्म निकली है इसको जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि जो T2 है इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर हमें एक टर्म दे रखी थी, यहाँ पे T1 2 दे रखा था, तो इसकी नेक्स्ट टर्म जब हमें यहाँ पे पता करनी थी तो हमने यहाँ पर जो है T1 की जो वैल्यू थी उसको हमने यहाँ पर यूज किया था ना, यहाँ पे हमने इसको हमने यहाँ पे T1 की जगह 2 लिखा था। तो इसी तरीके से अब हम इससे नेक्स्ट टर्म की जब हम वैल्यू पता कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर भी हमें जहाँ पे T2 होगा वहां पर हम 4 का यूज करेंगे। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, रिकर्सिव रूल में एक पहली वाली वैल्यू जो है उसका हम यूज हर बार करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ये है Tn प्लस 1 इक्वल 3Tn माइनस 2। अब इसकी n की जगह पे आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। इस n की जगह पे आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 12 माइनस 2 आ जाएगा। अब हमारा T3 कितना आ गया, 10 आ गया। अब हम जहाँ पे T3 होगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे n की जगह पे 3, तो यहाँ पे आपने n की जगह 3 लिखा, यहाँ पे भी आपने 3 लिखा, दोनों को ऐड किया 4 हो गया। और यहाँ पर 3 3 जा, ये हमारा T3 है, T3 है ना, तो T3 की जगह पे क्या आ गया, 10 आ गया। जैसे यहाँ पे T2 की जगह पे क्या आ गया था हमारा, 4 आ गया था। T2 प्लस 1 क्या हो गया, T3 हो गया। यहाँ पे 3T2 माइनस 2 हो गया। अब T2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। हमने यहाँ 4 लिख दिया, इसको सॉल्व किया, 12 माइनस 2। अब T3 क्या आ गया हमारा, 10 आ गया। अब यहाँ पर जहां पर हमारा T3 आएगा वहां पर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर जैसे कि T3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो T3 प्लस 1 कितना हो गया, T4 हो गया। इसको सॉल्व किया तो 30 माइनस 2 T4 आ गया आपका 28। अब यहाँ पर जो है आपको, अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स 4, तो T4 प्लस 1
इक्वल्स 3t4 माइनस 2। ये ऐड होके t5 हो जाएगा। तो अब t4 की जगह पे क्या लिखेंगे 28। तो 3 इंटू 28 माइनस 2। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 84। 84 में से 2 माइनस करोगे तो t5 आपका आ गया 82। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या करेंगे, हम n की जगह पे 5 रखेंगे। तो t5 प्लस 1 इक्वल्स 3t5 माइनस 2। तो यहाँ पर अब हमारा आ जाएगा t6 इक्वल हो गया। अब t5 की जगह हम क्या लिखेंगे 82, जो कि हमारी इसकी वैल्यू आई थी, माइनस कर देंगे 2। t6 दोनों को मल्टीप्लाई करो 246 माइनस 2 आ जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो t6 कितना आ जाएगा 244 आ जाएगा। अब यहाँ पे n की जगह आप 6 रखोगे तो t6 प्लस 1 3, t6 माइनस 2। तो t6 की जगह 244 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अब आपका जो t7 है वो आपका 730 आ जाएगा, यानी कि 7th टर्म पे जाकर आपका क्या आया 730। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच टर्म ऑफ जीपी 2618, आगे हमारे कॉन्टिन्यूशन दे रखा है, इज 4374, राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एज वेल एज द रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो हमारा 4374 है ये हमारा कौन सी टर्म पे जो है वो आएगा, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी बताना है और रिकर्सिव फॉर्मूला भी जो है इसके साथ ही लिखना है। तो सबसे पहले तो ये जीपी लिख लो हमें जो दे रखा था। अब इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2 है, और जो हमारा इसमें कॉमन रेशियो है वो क्या है 3 है। ठीक है, देखो हम इसको डिवाइड से भी पता कर सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई से भी। अगर आप 2 इंटू 3 करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, 2 इंटू 3 करोगे, उसके बाद आप देखो 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 54 आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है हमारा, हम इसको हर बार अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नेक्स्ट नंबर मिलता है, या फिर आप क्या कर रहे हो इन दोनों को डिवाइड कर रहे हो 6/2 कर रहे हो तो आपका 3 आ रहा है, 18/6 कर रहे हो तो भी आपका 3 आ रहा है, 54/18 कर रहे हो तो भी आपका 3 आ रहा है। 3 आ रहा है ना, तो दोनों तरीके से हमें ये पता चल जाता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म तो हो गया 2, और हमारा यहाँ पे कॉमन रेशियो हमने कैसे पता करी डिवाइड करके, कि कॉमन रेशियो इसमें 3 है। अब nth टर्म हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, यहाँ पे जो हमें nth टर्म जो है वो निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे an 4374। अब जीपी के केस में क्या होता है, जो हमारा an है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, an कैसे फाइंड करते हैं, इक्वल a इंटू आर पावर में n माइनस 1। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, किसके इक्वल है हमारा 4374। अब यहाँ पर जो है हम हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी 2 है, तो आपने a की जगह 2 लिख दिया, और कॉमन रेशियो जो है हमारी वो 3 है, तो r की जगह आपने 3 लिख दिया, n माइनस 1 हो गया। अब ये जो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आके क्या हो गया, इसके साथ डिवाइड हो गया। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आ गया 2887 आ गया। अब 2887 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने होंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो यहाँ पर क्या पता करना है, हमें यहाँ पे n की वैल्यू जो है पता करनी है। हाँ ठीक है, हमें nth टर्म जो है वो पता करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जैसे कि यहाँ पे 3 है ना, तो हमें यहाँ पे भी 3, यानी कि दोनों के बेस जो हैं वो हमें यहाँ पे सेम करने पड़ेंगे। तो इसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो आपके सामने 3 आएगा, 3 आपका 7 टाइम आएगा, तो आप 2187 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 3 की पावर 7। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, दोनों की यहाँ पे बेस सेम हो गए, तो यहाँ पर जो n माइनस 1 है वो किसके इक्वल आ गया, 7 के इक्वल आ गया। अब जो माइनस जो 1 है वो इधर आके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारा जो 4374 है वो हमारा कौन सी टर्म पे आएगा, 8th टर्म पे जो है हमारी इस जीपी के अंदर 8th टर्म पर आएगा। अब हमें इसके अंदर एक्सप्लिसिट फॉर्मूला और रिकर्सिव फॉर्मूला जो है वो बताना है। तो हमारा एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हमारा ये है, ये जो है हमारा इस जीपी का क्या है एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहें कि अगर हमें जीपी के अंदर nth टर्म पता करनी होती है तो हम इसी फॉर्मूला का क्या करते हैं यूज करते हैं। तो जैसे कि हमारे इस हमने जब ये ऊपर किया उसके अंदर जो हमारा an है, यानी कि जो इसमें a है वो किसके इक्वल है, a इंटू आर
और इसकी पावर n-1। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म थी a वो हमारी r है 2 है, और जो हमारी इसमें कॉमन रेशो है वो हमारी 3 है। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला आप इस जीपी का ये लिखोगे। उसके बाद रिकर्सिव फॉर्मूला। रिकर्सिव फॉर्मूला में आपको बताया था ना कि जब भी हमें नेक्स्ट टर्म पता करनी होती है तो उससे पहले की जो टर्म होती है वो हमें पता करनी पड़ती है, तभी हम नेक्स्ट टर्म पता कर सकते हैं। तो इस जीपी के अंदर अगर हमें रिकर्सिव फॉर्मूला से एन टर्म पता करनी है तो उसके लिए जैसे कि हमारा फॉर्मूला है a1। अब a1 मतलब यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 2 है, और ये किसके इक्वल है, देखो ये जो है ना हमारे ए एन इक्वल ए n-1 इंटू 3। अब 3 हमने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारा कॉमन इसके अंदर रेशो थी वो है 3 4 n ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इस जीपी के लिए, इस जीपी के अंदर आपको जब भी एन टर्म पता करने रिकर्सिव फॉर्मूला से, तो हम ये फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर जो हमारी n की वैल्यू होगी या तो 2 या फिर उससे ग्रेटर देन होगी। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 ले लेते हो, जैसे यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे हमने n की वैल्यू 1 ले ली, तो आप n की जगह पे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। तो a1 तो हमारे पास पहले से ही है, पहले से ही है ना, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेंगे, या फिर आप इसको 2 भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर्स। After hitting the ground, it bounces back to 60 of the height from which it fell. It continues bouncing in this way, each time rising to 60% of previous height. क्वेश्चन को समझते हैं पहले। एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, वो कहाँ से गिर रही है, ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 80 मीटर। मान लो यहाँ पर हाइट है 80 मीटर, ये 80 मीटर हाइट हो गई। अब यहाँ से वो नीचे गिरी, यहाँ से इस तरीके से वो नीचे आई। ठीक है, जब नीचे आई यहाँ पे ऐसे गिरी, तो यहाँ से उसने बाउंस किया, यानी कि 80 मीटर का 60% वो उसने बाउंस किया। ये 80 मीटर का 60% हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इट बाउंस बैक 60% ऑफ द हाइट फ्रॉम इट्स फेल। इट कंटिन्यू बाउंसिंग इन दिस वे ईच टाइम 60% राइजिंग टू 60% प्रीवियस। तो हर बार ऐसे ही हो रहा था, जब वो नीचे गिर रही थी, अब जैसे यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ से अगर नीचे गिरी तो यहाँ का 60% हो गया। देखो यहाँ पे आ गया ना। अब यहाँ से जब वो नीचे गिरी और फिर बाउंस हुई तो इसका 60% हो गया। फिर यहाँ से नीचे गिरी, फिर बाउंस हुई, फिर इसका 60% हो गया। फिर यहाँ से गिरी, फिर बाउंस हुई, इसका 60% हो गया। तो ऐसे ही हो रहा था। तो व्हाट हाइट डज द बॉल रीच आफ्टर द 5th बाउंस। जब उसने 5th बाउंस लिया तो अब उस बॉल की क्या हाइट थी हमें बताना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। और सेकंड के साथ ही में रीड कर लेते हैं। व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस द बॉल हैज ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट हिट्स ग्राउंड द 6th टाइम। पहले मैं आपको 5th बताती हूँ। 5th जब हम कर लेंगे ना, उसके जो आंसर आएंगे, 5 बार के हमें बाउंस निकालना है। पहली बार में कितना बाउंस हुआ, दूसरी बार में कितना बाउंस हुआ, तीसरी बार में कितना बाउंस हुआ, वो जितने भी हमारे निकलेंगे ना, उनको हमने क्या करना है, सबको यहाँ पर ऐड कर देना है सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो देखो लिखो यहाँ पे हाइट आफ्टर बाउंस। जब फर्स्ट बाउंस हुआ तो 80 मीटर हाइट थी, तो 80 मीटर का 60% निकाल लो, 48 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगी आपकी, और फिर ये 2 से आपका ये कट जाएगा, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा। ठीक है, उसके बाद ये आपका 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 1 जा 5, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 1 जा 5 और 5 6 ज़ा 30, 16 3 ज़ा 48। अब आपका जब 48 आ गया तो सेकंड बाउंस आपने 48 मीटर का 60% निकाल लो। तो यहाँ पे 48 मीटर का 60% निकाल लो, यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगी, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अपॉन में आ गया 10, नीचे से 0 हटाई, ऊपर डेसिमल लग गया। तो सेकंड बाउंस में इसकी हाइट इतनी आ गई। थर्ड बाउंस का अगर आपको निकालना है, थर्ड बाउंस में कितना हुआ, तो इसका 60% निकालो। तो यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है, तो यहाँ पे डेसिमल है, तो ये डेसिमल हट जाएगा, 10 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे से 2 0 हटाओगे, ऊपर 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड बाउंस का हाइट आ गई। ऐसे ही इसका अब आप इसका 60% निकालोगे तो आपका ये फोर्थ बाउंस का हाइट आ जाएगा, और जो फोर्थ बाउंस है उसका 60% निकालोगे तो आपका जो है यहाँ पर 5th बाउंस की जो है हाइट आ जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटेगा, नीचे 3 0 आ जाएंगी। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, नीचे जितनी 0 है ऊपर उतनी ही डिजिट के बाद आपका क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। इसी तरीके से आपने फोर्थ वाला भी करना है। ठीक है, आपकी 5 बाउंस तक आपकी अब हाइट आ गई। अब उन्होंने बोला था कि जितनी भी हमारी डिस्टेंस आया है उसका टोटल वर्टिकल करना है। तो यहाँ पर देखो पहला हमारा क्या था 80 मीटर। अब बाकी जितनी भी हमारी हाइट्स आई ना उनको 2 टाइम लिखेंगे। हम इनको 2 टाइम क्यों लिख रहे हैं, देखो जब बॉल ऊपर से नीचे गिरी थी, यहाँ से 80 से जब बॉल यहाँ पे नीचे गिरी थी, तो गिरने के बाद जब उसने फर्स्ट बाउंस लिया था तो उसकी हाइट यहाँ पर आई थी। ठीक है, यानी कि पहली हाइट जो आई थी वो 48 मीटर आई थी। तो इस 48 में से वापस भी तो नीचे गिर रही है दोबारा, नीचे भी गिर रही है दोबारा, फिर वो ऊपर जा रही है। तो इस बार हमारी हाइट क्या आई थी 28.8। अब फिर वो वापस इतना नीचे भी तो आ रही है, डबल हो रहा है ना। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 80 को छोड़ के बाकी सबको 2 टाइम लिखना पड़ेगा और फिर सबको आपने ऐड करना है। तो आपका ये इसका सेकंड पार्ट का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 अंडर रूट 2 4 और कॉन्टिन्यूशन इज 128। ये हमारा जो है ये सीक्वेंस इन्होंने हमें दे रखा है और हमसे इन्होंने ये पूछा है कि 128 हमारा कौन सी टर्म पे आएगा। तो हमें देखो ये जो उन्होंने हमें सीक्वेंस दे रखा है, तो पहले तो आप यही देखा करो जब आपके सामने कोई सीक्वेंस आए कि वो एपी है या जीपी है। एपी का और जीपी का कैसे पता चलता है, एपी का मैंने आपको बताया था कि जब सेम आपको कोई नंबर बार बार ऐड हो रहा है या फिर सेम नंबर बार बार माइनस हो रहा है तो वो हमारा क्या होता है, एपी होता है। जीपी के लिए क्या होता है, अगर सेम नंबर से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है या सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो हमारा जीपी होता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एपी है या जीपी है, ये हमें करके देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने ये सीक्वेंस जो है वो लिख लिया। अब इसके अंदर फर्स्ट टर्म तो ए है, वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब जो हमारा इसके अंदर कॉमन जो रेशो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कॉमन रेशो ही है। तो आप इसको करके देखोगे ना, आप खुद देखो, अगर आप इसको एपी की तरह समझते हो तो आप इसको अगर इसके अंदर क्या ऐड करोगे कि आपका 2 अंडर रूट 2 आए, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये आपका एपी नहीं है, इसका मतलब ये जीपी है। अगर जीपी है तो फिर इसकी कॉमन रेशियो निकालो। कॉमन रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आया अंडर रूट 2। यानी कि इसकी जो कॉमन रेशियो है वो है अंडर रूट 2। तो ए फर्स्ट टर्म लिख दो और कॉमन रेशियो हमने यहाँ पे निकाली तो अंडर रूट 2 आ गया। अब यहाँ पे जो है ए एन क्या है हमारा 128 है, हमें बताना है कि 128 कौन सी टर्म पे आएगा। तो ए एन जो है, ए एन की जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ए एन हमारे इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर ए क्या है 2, आर क्या है अंडर रूट 2 और इसकी पावर क्या है n-1 है। अब यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके इसका डिवाइड हो गया, यहाँ पे आपने इसको कट किया तो 64 आ गया। तो जब यहाँ पे हमारा जो अंडर रूट 2 है ना, और जो ऊपर हम जब भी हमें इस टाइप से दे रखा हो अंडर रूट 2, तो आप यहाँ से अंडर रूट हटा के यहाँ पर ऊपर पावर 1/2 कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको कोई किसी पे भी ऐसे आपको मान लो अंडर रूट 4 दे रखा है तो यहाँ से आपका अंडर रूट हट जाएगा और ऊपर पावर आ जाएगी 1/2। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी किया हुआ है हमने, यहाँ से हमने अंडर रूट हटाया, यहाँ पावर आ गई 1/2, लेकिन एक पावर तो पहले से ही थी तो पावर के ऊपर पावर हो गई। अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू पता करनी है, n हमारा वेरिएबल है और ये पावर में है। तो जब हमारा वेरिएबल पावर में होता है तो हमें जो है ना बेस सेम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बेस सेम करने के लिए वही आप जो है 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो आपके जो है 2 की पावर जो है वो 6 आ जाएगी, यानी कि इसको आप 6 टाइम करोगे। ठीक है, तो आपकी 2 की पावर 6 आ गई। अब यहाँ पर क्या हो गया, बेस सेम हो गए। अब हम पावर का यूज़ करेंगे तो n-1/2 ये पावर और ये पावर लिखेंगे अब हम। तो n-1 इसके साथ 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो 12 आ गया। -1 इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देते हैं तो n जो है हमारा आ जाएगा 13। तो हमें पता चल जाएगा कि 128 30th टर्म पे आया है, 13th टर्म पे, सॉरी 13th टर्म पे जो है वो आया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फिगर 8.12 शो स्टेज 0 to 3 ऑफ द। अब यहाँ पे देखो ना, एक सियर प्रिंस की स्क्वायर कारपेट हमें यहाँ पे दे रखा है जो कि स्टेज 0 से हमें दे रखा है ऑफ दिस फ्रैक्टल इन अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर 2।
अगर आपको याद हो ना तो क्लास 8th के अंदर जो है हमारा सेकंड बुक जो थी उसमें चैप्टर नंबर 4 था। उसमें आपको इस तरीके से जो है फ्रैक्टल्स दे रखे थे। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, टू कंस्ट्रक्ट द स्टेज 1 ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज trisected and the point of trisection of opposite sides of are joined to obtain 9 smaller squares। देखो मैं आपको इस फिगर से आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो स्टेज 1 पे अगर आप देखो ना तो आपको यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर है, यानी कि स्टेज 0 पे स्क्वायर क्या है हमारा एक है। जब स्टेज 1 आई तो यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर और स्क्वायर्स बना दिए और बीच वाले स्क्वायर को रिमूव कर दिया। तो अब हमारे सामने कितने स्क्वायर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 स्क्वायर्स हो गए। स्टेज 1 पे, स्टेज 0 पे 1 स्क्वायर, स्टेज 1 पे 8 स्क्वायर। अब स्टेज 2 पे क्या होगा कि जो अगर हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज का देखें कितने स्क्वायर्स होंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इससे पहले वाली जो स्टेज है ना उसको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि 1 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हम जैसे हमारे यहाँ पे 0 स्टेज पे 1 था, तो 1 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको 8 स्क्वायर्स दिख गए। अब नेक्स्ट आप 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64। अब 64 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आपका 12 यहाँ पर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेज का पता करना है तो 512 को 8 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसका आपको समझ में आ गया किस तरीके से चल रहा है। अब क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे कि हाउ मेनी रेड स्क्वायर्स आर देयर इन स्टेज 0 एंड 3। अब हमें बताना है कि कितने रेड स्क्वायर्स हैं स्टेज 0 में और स्टेज 3 में। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो हमें पता है कि स्टेज 0 में तो 1 रेड स्क्वायर है और स्टेज 3 पे देख रहे हैं तो हमें पता है कि 512 रेड स्क्वायर्स हैं। लेकिन इसको देखो, अगर आप इसको ध्यान से समझो ना तो यहाँ पर अगर स्टेज 0 है तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ, 8 की पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे स्टेज 1 है तो मैं यहाँ पे 8 की पावर 1 लिख सकती हूँ जिसकी वैल्यू 8 होती है। अब यहाँ पे स्टेज 2 है तो क्या मैं यहाँ पे 8 की वैल्यू 2 लिख सकती हूँ जिसकी वैल्यू 64 होती है। अब यहाँ पे स्टेज 3 है तो क्या मैं यहाँ पे 8 की वैल्यू 3 लिख सकती हूँ जिसकी वैल्यू 512 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको पावर के थ्रू जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि इससे अगर हमें आगे पता करना है स्टेज 4 का तो आप 8 की पावर 4 कर दोगे, स्टेज 5 का पता करना है तो आप 8 की पावर 5 कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आगे हम इसको 4 और 5 स्टेज का भी बताएंगे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी कितने रेड स्क्वायर्स हैं स्टेज 0 में और स्टेज 3 में। तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे, नंबर ऑफ रेड स्क्वायर 0 इक्वल 1, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। इस तरीके से आप लिखोगे। यहाँ पे आपका स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसे आप लिखोगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। अब क्वेश्चन सेकंड में हमसे यहाँ पे जो पार्ट सेकंड था ना इसका, उसमें हमसे पूछा गया था कि स्टेज 4 और स्टेज 5 का भी हमें बताओ कि उसमें कितने रेड स्क्वायर्स आएंगे। तो स्टेज 4 के लिए आप 8 की पावर 4 कर दो, स्टेज 5 के लिए 8 की पावर 5 कर दो। अब 8 की पावर 4 का क्या मतलब है, 4096, और 8 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 32,768। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे की 2 स्टेज भी बता सकते हो। अब थर्ड पार्ट में ये बोला गया है, कैन यू फाइंड द रूल ऑफ अ नंबर ऑफ रेड स्क्वायर एट द nth स्टेज। अब हमें nth स्टेज के अगर रेड स्क्वायर बताने हैं तो क्या उसका कोई रूल है। अब nth स्टेज का क्या मतलब है कि n की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका कोई रूल है वो हमें बताना है। राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एज वेल एज द रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर ऑफ एनी स्टेज। तो इसके लिए हमें दोनों फॉर्मूलाज भी लिखने हैं, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी लिखना है और रिकर्सिव फॉर्मूला भी लिखना है। तो पहले हमें इसका क्या बताना है कि कोई ऐसा रूल है जिससे हम nth स्टेज की जो स्क्वायर्स हैं वो हम पता कर सकें। तो इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला तो वही है हमारा an इक्वल 8n, यानी कि n की जगह पे आप जो भी नंबर लिखोगे आपका वही जो है, जैसे 8 की जगह अगर आपको 10th स्टेज का पता करना है तो आप 8 की n की जगह पे 10 लिख दो। ठीक है, क्योंकि हमें तो यहाँ पे nth टर्म का बताना है ना, nth स्टेज का। nth स्टेज पे हमारा कितने स्क्वायर्स होंगे, तो हमें पता है इसमें कि हमारे जो इसमें फर्स्ट स्टेज थी उसमें हमारे 8 थे। तो आगे हमें जिस भी स्टेज का पता करना है हमें n की वैल्यू वही जो है वो रख देनी है। अगर आपको 15 स्टेज का पता करना है तो आप 8 की पावर 15 रख दोगे। अगर आपको 20th स्टेज का पता करना तो 8 की पावर 20 रख दोगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हो गया आपका
ए एन इक्वल 8n, यानी कि यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख के उस स्टेज की वैल्यू पता कर सकते हो। रिकर्सिव फॉर्मूला में आपको पता है कि जब भी हमें रिकर्सिव फॉर्मूला में किसी टर्म या किसी स्टेज की वैल्यू चाहिए होती है तो हमें उससे पहले के स्टेज की वैल्यू भी पता होनी चाहिए या उससे पहले के टर्म की वैल्यू भी, तभी जो है हम नेक्स्ट स्टेज की वैल्यू इसमें फाइंड कर पाएंगे। तो फॉर्मूला हमारा यही है, ए जो 0 है उसकी वैल्यू क्या है हमारी 1, तो ए एन इक्वल क्या है हमारा अनंतर 8 इंटू ए एन माइनस 1। तो हमें जो पहला वाला टर्म है इसका, जो पहले वाली स्टेज है, वो हमें यहाँ पर इसको यूज करना पड़ा, 1 हमें लेना पड़ा ना, तो इसलिए हमें हमेशा पहला टर्म जो इसमें यूज करना पड़ता है। फॉर एन जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, 1 से, यानी कि जो हमारा एन होगा वो 1 से ज्यादा होगा। अब यहाँ पे आप एन की जगह पे कोई भी नंबर रख के आप उसकी स्टेज की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। A fourth part, suppose the area of square in stage 0, 1 square unit. What is the area of the red region stage 1, 2 and 3? What will the area of the red region stage 4 and 5? Find the explicit as well as recursive formula for the area of red region at the nth stage. What happened to this area as n? The number of stage goes on increasing. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें जो है ना अब एरिया फाइंड करना है। सपोज द एरिया ऑफ स्क्वायर इन स्टेज 0 इज 1 स्क्वायर यूनिट। अब कह रहे हैं कि मान लो जो स्टेज 0 है ना, ऊपर हमने देखिए उसका जो एरिया है वो 1 स्क्वायर यूनिट है। यहाँ पे देख लो कि ये जो स्टेज 0 है, ये स्टेज 0 का एरिया उन्होंने बोला है 1 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज द एरिया ऑफ स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, उसके बाद 4 एंड 5। तो इनका एरिया क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके एरिया के लिए आपको क्या करना है, अगर आप देखो तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे इसके अंदर 9 स्क्वायर हैं, जिसमें से 1 स्क्वायर जो है रिमूव कर दिया तो ये हो गया हमारा 8/9। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा हमारा 8/9। तो कैसे हमें आगे के स्टेजेस का जो है वो पता चलेगा, उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि आपका फर्स्ट है, जैसे कि आपका 0 स्टेज है, इसमें आपका एरिया क्या है 1 है। तो अगर इसको आप 8/9 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो नेक्स्ट आपका आ जाता है। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट को पता करने के लिए आपने 8/9 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या है कि अगर आप इसको 8/9 को इंटू 8/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हमारे जो है ना, आप देखो कि बेस जो है वो हमारे सेम है, तो इनकी जो पावर है वो क्या है 1 है। तो दोनों 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 8/9 इसकी पावर हो गया 2। ऐसे अगर हम इसका हमें पता करना है स्टेज 3 का एरिया, तो अब हम क्या करेंगे 8/9 जिसकी पावर क्या है हमारी 2 है, क्योंकि हमें उससे पहले वाले से मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो हमारा तो ये आया 8/9, इसकी पावर 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8/9 से। अब फिर से हमारी पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो क्या आ जाएगा 8/9 और पावर आ गई हमारी 3। ठीक है, अब अगर हमें स्टेज 4 का पता करना होगा तो हम क्या करेंगे 8/9 जिसकी पावर 3 थी, उसके उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8/9 1, तो क्या हो जाएगा 8/4/9। तो ये स्टेज 4 का आ गया। ऐसे ही स्टेज 5 का जब आप करोगे 8/9 जिसकी पावर हमारी 4 है, उसके अंदर ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 8/9, तो अब हमारी पावर ऐड होकर क्या हो जाएगी 8/9 पावर हो जाएगी हमारी 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टेज 1 2 इन सबके जो है क्या पता कर सकते हैं, एरिया जो है अब हमें यहाँ पे सबका पता चल गया। तो आप इसको ना लिखोगे इस तरीके से। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया है उसको आप इस तरीके से स्टेज 0, स्टेज 1 2 3 4 इसको आप इस तरीके से लिखोगे। उसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है इसका हमें एक्सप्लिसिट फॉर्मूला लिखना है और रिकर्सिव फॉर्मूला लिखना है। तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला तो इसका यही होगा 8/9n, क्योंकि जिस भी आपको स्टेज का आपको रीजन एरिया निकालना है, आपको n की जगह वही नंबर लिखना होगा। अगर आपको 10th स्टेज का निकालना तो n की जगह आपको 10 लिखना पड़ेगा। तो यही जो है इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है। और रिकर्सिव फॉर्मूला के लिए आपको पता है कि हमें पिछले टर्म की जो है पिछले स्टेज की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वही a0 = 1, an = 8/9 an -1, तो जो हमारा n है वो क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये हमारा इसका रिकर्सिव फॉर्मूला हो गया। तो जैसे जैसे हमारे जो स्टेज इंक्रीज होते जा रहे हैं, हमारा एरिया क्या है वो कम होता जा रहा है।
जैसे कि फर्स्ट स्टेज पे तो हमारा पूरा का पूरा 1 स्क्वायर यूनिट था। सेकंड स्टेज पे आके वो 8/9 हो गया। फिर उससे धीरे-धीरे वो जो उसका एरिया है, वो जैसे-जैसे स्टेज बढ़ती जा रही है, उसका एरिया कम होता जा रहा है और स्टेज जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है? तो यहाँ पर हमारी 8.3 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में इसका एंड चैप्टर करेंगे। लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।